ब्लॉक 3 यूनिट 1 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि हमको इसमें क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है, और इसके बारे में समझ भी लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको इस यूनिट के इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, और उसके बाद में इसके उद्देश्यों को पढ़ना है। उसके बाद में व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, जिसमें 3 टॉपिक्स हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसका मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करने के लाभ। उसके बाद में इसमें दूसरा पॉइंट है इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में अच्छे से जानेंगे। और उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये 3 टॉपिक इसमें हैं। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में ये जानेंगे कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कैसे डाटा भेजता है और कैसे रिसीव करता है। और इन सब के बाद में डाटा ट्रांसमिशन चैनल्स, डाटा ट्रांसमिशन चैनल्स को आप डाटा ट्रांसमिशन मीडिया भी बोल सकते हैं। चैनल्स का मतलब मीडिया ही होता है। मीडिया यानी माध्यम, एक तरह के कई सारे माध्यम हो सकते हैं, इसीलिए इनको चैनल बोलते हैं। इसीलिए इस बुक में चैनल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, जो बहुत सही है। इसका अर्थ हुआ डाटा संचार माध्यम, मतलब डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का माध्यम। इसमें 2 टॉपिक हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। इन दोनों के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद में है नेटवर्क टोपोलॉजीज, जिसमें बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है और स्टार टोपोलॉजी है। ये एक तरह से एक स्ट्रक्चर है नेटवर्क का। और उसके बाद में है नेटवर्क क्लासिफिकेशन, जिसको लैन और वैन और मैन 3 में बांटा गया है। मैन वो आदमी वाला मैन नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये वाला मैन है। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, इसके बारे में जानेंगे। और लोकल एरिया नेटवर्क लैन के बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद में है रेफरेंस मॉडल्स के बारे में जानेंगे। और नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसके बारे में, मॉडेम, रिपीटर्स, ब्रिज, हब, स्विचेस, राउटर, गेटवे, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद में इंटरनेट एंड इट्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, मतलब कि इंटरनेट और इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में इंटरनेट एड्रेसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें आईपी एड्रेस, डीएनएस एंड वेब एड्रेस के बारे में, ईमेल एड्रेसेस के बारे में। और उसके बाद में पूरी लेसन यानी यूनिट का सारांश पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द एरा ऑफ 1960 to 70 द कंप्यूटर्स वर बिकमिंग फास्टर, चीपर बट मोर पावरफुल एंड स्मॉलर इन साइज। 1960 से 1970 के दशक के दौरान कंप्यूटर्स तेज, सस्ते और मोर पावरफुल यानी अधिक शक्तिशाली और छोटे होते जा रहे थे। कंप्यूटर के कार्य भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कंप्यूटर की मुख्य सफलता नेटवर्क के कारण, परस्पर एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण बढ़ी और कंप्यूटर का इस्तेमाल भी बढ़ा। द कंप्यूटर नेटवर्क मेड वॉरियस कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर नेटवर्क ने विभिन्न कंप्यूटरों को वेरी हाई स्पीड से इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करने में मदद की। 1960 के समय में यूएस के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने ARPANET नेटवर्क को बनाया। ARPANET का मुख्य उद्देश्य टेलीफोन लाइंस के द्वारा कनेक्टेड कंप्यूटर्स में डाटा और प्रोसेसिंग टाइम को शेयर करना था। सारे कंप्यूटर्स में डाटा को एक ही बार में सेंड करना, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा। दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, द इंटरनेट। इसने सबसे ज़्यादा यूज हो रहे इंटरनेट को जन्म दिया, जो इस समय कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। दिस इंटरनेट कुड कैरी एनी डिजिटल सिग्नल्स सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन। ये इंटरनेट किसी भी डिजिटल सिग्नल्स को, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो और एनिमेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और आज के समय में इंटरनेट के बहुत सारे यूजर्स हैं, जो रेगुलर इंटरनेट के यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इस यूनिट को पढ़ने के उद्देश्य पढ़ते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप डिफाइन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है। डिस्कस द बेसिक मॉडल्स ऑफ नेटवर्क, डिस्कस द बेसिक मॉडल्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क के बेसिक मॉडल्स को आप जान पाएंगे, उनका डिस्कस कर पाएंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों के बारे में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। डिफ्रेंशिएट अमॉन्ग डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग में यूज़ हो रहे डिवाइसेस के बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। एक्सप्लेन द एड्रेसेस यूज्ड ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट में जो एड्रेसेस यूज होते हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे। एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ नेटवर्क्स, और नेटवर्क के कई अन्य लाभों के बारे में आप व्याख्यान कर पाएंगे। अब कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा है, इसको अच्छे से याद कर लेना। A computer network can be simplified defined as the interconnection of two or more independent computers of two or more independent computers। कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के इंटरकनेक्शन को कहते हैं, यानी परस्पर कनेक्शन को।
एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से जो कनेक्ट होते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क के लिए 2 कंप्यूटर जरूरी है। और कंप्यूटर नेटवर्क्स के कार्य हर जगह पाए जाते हैं, यानी इनकी एप्लीकेशन हर जगह पाई जाती है, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रेलवे स्टेशंस में, ऑफिसेस में, बिजनेस में और होम्स में, कहीं भी हर जगह पाई जाती है, यानी इनका इस्तेमाल हर जगह होता है। इनका काम जैसे ईमेल, स्पोर्ट्स देखना, बुक और रेल टिकट, एयर टिकट और चैटिंग करना फ्रेंड्स के साथ में, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ उदाहरण हैं। कंप्यूटर के नेटवर्क्स के कारण ही हम ये सब कर पाते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स के एडवांटेज यानी लाभों के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ये निम्नलिखित कुछ रीजंस के कारण कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिसोर्स शेयरिंग, हाई रिलायबिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज, स्केलेबिलिटी और पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम, यानी सबसे शक्तिशाली संचार का माध्यम। अब एक एक हेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग। मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप इनको वीडियो को पॉज करके सही से पढ़ लीजिए। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब हम अपना डाटा या फिर फिजिकल लोकेशन या फिर कोई भी जो इच्छित कार्य है, कुछ भी हम इंटरनेट के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। यही हमारे रिसोर्सेज को कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा हम शेयर कर सकते हैं। और कंप्यूटर के नेटवर्क्स का मुख्य लाभ हाई रिलायबिलिटी है, जिससे अगर हमारे पास कोई भी डाटा है, अगर हमने उसको नेटवर्क के जरिए शेयर किया हुआ है, वह इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो हम उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर का स्टोरेज भी फुल नहीं होगा और हम जब चाहे उसको पा सकते हैं। हम अपनी फाइल्स को नेटवर्क के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उनको वहाँ पर सुरक्षित रख भी सकते हैं। और इसका काम बैंकिंग में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में और मिलिट्री में यानी सैन्य ताकतों में किया जाता है। और भी कई इसके उपयोग हैं। और इस चीज़ से हम इसका एक और लाभ बता सकते हैं, जैसे कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज, यानी कॉस्ट का लाभ, मूल्य का लाभ। हम चाहें तो अपना कोई भी डाटा क्लाउड स्टोरेज पर कम मूल्यों में रख सकते हैं। उसके लिए हमें कम रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी बजाय अगर हम कोई भी ऑफलाइन स्टोरेज मीडियम लेते हैं तो वो हमें क्लाउड स्टोरेज से महंगा पड़ेगा और कम रिलायबल भी होगा। क्लाउड स्टोरेज पर आप जितना चाहे उतना डाटा कम साइज में अपना रख सकते हैं। एक छोटे से कंप्यूटर के जरिए आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सब किसकी वजह से हो पाता है? कंप्यूटर नेटवर्क्स के कारण। तो आप ऐसे ही एक और पॉइंट्स इसके बारे में लिख सकते हैं, साइज के बारे में। और ज़्यादा स्टोरेज फुल ना होने की वजह से हमारा कंप्यूटर भी अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्केलेबिलिटी। इसका मतलब है द एबिलिटी टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बाय एडिंग मोर प्रोसेसर्स इंक्रीमेंटल अपग्रेड। इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है, क्योंकि कंप्यूटर के नेटवर्क के कारण हमारे कंप्यूटर का साइज छोटा होता है और मोर पावरफुल कंप्यूटर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए ज़्यादा एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एप्लीकेशन सर्वर में होती हैं जिन्हें हम कंप्यूटर नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, यूट्यूब है। यूट्यूब का एक अपना अलग सर्वर है, उसकी एप्लीकेशंस वहाँ हैं जो हमें बहुत सारे वीडियोस को प्रोसेस करके देती हैं और हम यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करते हैं, जिससे वो वीडियोस हमारे स्टोरेज में ना होकर यूट्यूब के सर्वर पर चली जाती हैं और वहाँ से हम जब चाहे उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एक्सेस कर सकते हैं। और अभी मैंने बताया भी कि ये पावरफुल कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, जिससे आप दूर दराज के लोगों से बात कर सकते हैं और हर एक चीज़ अपनी शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई भी डाटा है, वीडियोस या फिर इमेजेस, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन भी आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। ऐसे ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एप्लीकेशन जो नेटवर्क में इस्तेमाल होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट को एक्सेस करने में हमारी मदद करती है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी इंटरनेट के बारे में पूरा पढ़ते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों अलग अलग हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक सिर्फ एप्लीकेशन है जो हमें कई सारे वेब पेजेस को एक्सेस करने में मदद करती है, लेकिन इंटरनेट के जरिए हम और भी कई अन्य एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ऐसे ही कई अन्य एप्लीकेशंस, और उनमें एक दूसरे को मैसेज भेज पाते हैं। इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स। ये हजारों लाखों नेटवर्क्स का कनेक्शन होता है, यानी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम होता है और कई तरह के नेटवर्क्स को भी एक दूसरे से जोड़ता है। ये 1967 में आया था। इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। अगर कंप्यूटर के इंटरनेट के विकास के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको wikipedia.com पे जाना चाहिए। वहाँ पर आप और भी अच्छे से इसके बारे में जान पाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उतना तो इसमें हम बता ही देंगे, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उतना तो हम आपको बहुत अच्छे से समझा ही देंगे।
इंटरनेट एंड www यानी वर्ल्ड वाइड वेब आर ऑफन यूज एज सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर विच इज टेक्निकली नॉट करेक्ट एज द वेब इज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेस। बहुत सारे लोग इंटरनेट और www जिसको वेब भी कह सकते हैं उसको बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची हैं, यानी ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया ना, व्हाट्सएप का उदाहरण दिया कि आप उस पर मैसेजिंग कर सकते हैं, लेकिन वो www से कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेट के जरिए ही चल जाता है। तो www ये क्या है इसके बारे में भी अभी जानते हैं, और इसमें बताया भी गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स और अदर रिसोर्सेज का परस्पर कनेक्शन होता है। www यानी वेब की शुरुआत 1989 में सर टिम बर्नर्स ली ने फिजिक्स लेबोरेटरी यानी CERN में किया था। www को आप किसी भी वेब ब्राउजर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। यह हमें प्रोवाइड करता है पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस टू टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स एंड मूवीज दैट हैज प्रूवन टू बी वेरी इजी। यानी अगर हम अपनी इच्छित मूवी को देखना चाहते हैं तो हमको बस एक पॉइंट पर क्लिक करना होगा जहां पर उसका लिंक होगा और फिर हम उसको देख सकते हैं। ये भी www की वजह से ही संभव है। और अगर हम किसी भी टेक्स्ट या इमेजेस को क्लिक करें तो हम दूसरे वेब पेज पे आ जाते हैं। वेब पेज यानी www का पेज जिसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट, इमेज, साउंड और मूवीज को एक क्लिक में ही उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, जो बहुत ही सरल है। और ये सब www यानी वेब की वजह से ही संभव है। और ये www हाइपर टेक्स्ट की वजह से हमें अवेलेबल हुआ है, जिसका काम होता है पॉइंट एंड क्लिक लिंक, यानी किसी भी लिंक पर ओके करो तो दूसरे वेब पेज पर आ जाओगे। और इन सबको एक्सेस करने के लिए, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन और इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, और इन सब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट के कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, जैसे वेब ब्राउज़र। इसमें कुछ पॉपुलर ब्राउज़र हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और एप्पल सफारी एक्सेट्रा। अब डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि डाटा की संचार प्रणाली के बारे में, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। आप ये चित्र देख रहे होंगे जिसमें एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन, यानी जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर सोर्स है, यानी किसी भी कंप्यूटर से या फिर किसी भी मोबाइल से अगर हम किसी भी मैसेज को दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल में भेजना चाहें तो उसके लिए वो मैसेज इन 3-4 चरणों से होकर गुजरता है। जैसे सबसे पहले सोर्स होता है जो पहला मोबाइल है जो मैसेज भेज रहा है, उसके बाद में वो मैसेज इनकोडर या ट्रांसमीटर के जरिए इनकोड होता है डिजिटल सिग्नल्स में, और उन सिग्नल्स को भी रोकने के लिए बहुत सारे अवरोध होते हैं जिन्हें नॉइज कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी उन अवरोधों को हटा सकते हैं। अब वो सिग्नल इनकोडर यानी बैंड ट्रांसमीटर के जरिए इनकोड होते हैं और वो डेस्टिनेशन में सबसे पहले दिखने से पहले डिकोडर या रिसीवर के जरिए रिसीव होते हैं और वो डिकोड होते हैं, जिससे हम उन मैसेज को जिस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप में देख पाएं। सोर्स वो होता है जो मैसेजेस को प्रोड्यूस करता है, यानी मैसेजेस को भेजता है। और ये जो सोर्स के आउटपुट होते हैं ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे वेव फॉर्म में, सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में, और आउटपुट सेंसर्स के फॉर्म में, अंतरिक्ष में सेंसर्स की मदद से जाने वाले सिग्नल्स के फॉर्म में, और मैनी अदर सिमिलर फॉर्म्स और कई अन्य फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। अब इनकोडर के बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसे प्रोसेसिंग करते हैं जो मैसेज यानी सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए बहुत जरूरी होती हैं, और इस प्रोसेसिंग में इंक्लूड होते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, जिसके बारे में हम आगे यूनिट में भी डिस्कस करेंगे, डाटा रिडक्शन यानी किसी भी डाटा को कम साइज में करके भेजना, एंड इंसर्शन ऑफ रिडंडेंसी यानी किसी भी अतिरिक्तता यानी कोई भी एरर है तो उसको हटाना। ये सब होने के बाद में वो मैसेज आगे बढ़ता है, और किस तरह से जाता है? चैनल से, यानी किसी भी माध्यम से, यानी किसी भी प्रणाली से। जैसे इसमें लिखा है ना, चैनल इज द मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है चैनल। ये जैसे टेलीफोन की लाइन हो सकती है और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो की लिंक यानी तरंगे हो सकती हैं। स्पेस कम्युनिकेशन लिंक हो सकता है और स्टोरेज मीडियम कोई भी हो सकता है। और ये कई तरह के नॉइज डिस्टर्बेंस से प्रभावित होता है। नॉइज़ का मतलब ये नहीं कि ये आवाज़ों से प्रभावित होता है। नॉइज़ का मतलब है कोई भी बाहरी एरर के कारण। जैसे आप एक उदाहरण ले लो, जो ब्लूटूथ के नेटवर्क होते हैं वो पानी की सतह में सही से काम नहीं कर पाते हैं और परावर्तित हो जाते हैं, तो ऐसी एरर को नॉइज़ कहते हैं। अब डिकोडर के बारे में पढ़ते हैं। वैसे भी पहले मैंने बताया भी कि डिकोडर का काम क्या होता है, कोई भी डाटा प्रोसेसिंग से चैनल के माध्यम से आई है तो उसको इनकोडर ने
जिस फॉर्मेट में किया है उस फॉर्मेट से चेंज करके दूसरे फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमको देखना है उस फॉर्मेट में करके हमें डिकोडर दिखाता है। और डेस्टिनेशन का क्या मतलब है? डेस्टिनेशन इज द रिसीवर, इट मे बी द पर्सन और सब्जेक्ट फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड, यानी जिसके लिए मैसेज बनाया गया है उसी को डेस्टिनेशन कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम का यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। अब पढ़ते हैं सम स्टैंडर्ड डाटा ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, यानी डाटा संचार के कुछ मानक अवधारणाओं के बारे में कि कहाँ से और कैसे डाटा संचार होता है। द डाटा इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम में बी ट्रांसमिटेड एज एनालॉग और डिजिटल डाटा ओवर अ सिंगल पाथ, सीरियली और नंबर और पैरेलल पाथ। डाटा का संचार एनालॉग या डिजिटल फॉर्मेट में होता है, जो सिंगल पाथ में सीरियली भी हो सकता है और पैरेलल पाथ्स में भी हो सकता है। अगर सोर्स और रिसीवर डाटा को पाने के लिए टाइमिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे असाइंक्रोनसली रूप कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया तो मैं एक सोर्स हूँ जो इसको अपलोड किया हूँ, और YouTube एक माध्यम है जिसके जरिए किसी भी डेस्टिनेशन के पास डाटा जाएगा। जैसे ही मैंने डाटा को भेजा और वो डेस्टिनेशन उस समय नहीं देख रहा है, वो रात को देखा या फिर सुबह के टाइम किसी भी टाइम देखा, तो उसके पास तो ये वाला डाटा जो मैंने ये वीडियो भेजा है तो ये तो बाद में जाएगा ना। तो ये रूप होता है असाइंक्रोनसली डाटा का रूप, कि इसकी कोई भी टाइमिंग निश्चित नहीं है, कभी भी रिसीवर के पास पहुंच सकता है और कभी भी सेंडर डाटा भेज सकता है, सेंडर यानी सोर्स। और इसके विपरीत साइंक्रोनसली होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एग्री होते हैं उस टाइम में डाटा को एक्सेस करने के लिए। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज करते हैं तो उधर भी आपसे वो बात कर रहा होता है, तो वो साइंक्रोनसली होता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइमिंग से मैसेज पा रहे हैं और इधर से उधर भेज रहे हैं, वो भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं और उनका रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये होता है साइंक्रोनसली डाटा ट्रांसमिशन। तीसरे पॉइंट्स में है मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, यानी डाटा ट्रांसमिशन के मोड्स, किस मोड में यानी किस रूप में डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है। देयर आर 3 मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, इसके लिए 3 मोड्स हैं डाटा ट्रांसमिशन के। मैं इस चित्र के माध्यम से आपको डाटा ट्रांसमिशन के मोड्स के बारे में समझा देता हूँ और उनका उदाहरण भी आपको बता दूंगा। डाटा ट्रांसमिशन के सिंप्लेक्स मोड में ए से बी की ओर ही, यानी यूनिडायरेक्शनल, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ही डाटा को भेजा जा सकता है। जैसे माउस के किसी भी बटन को आप क्लिक करते हैं तो उसका डाटा सीपीयू में जाता है, तो वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही होता है, यानी सिर्फ माउस से ही सीपीयू की ओर डाटा जा सकता है और सीपीयू से माउस की ओर डाटा नहीं आता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसे डाटा ट्रांसमिशन का सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। और ऐसे ही कीबोर्ड से और टेलीविजन स्टेशन जो टेलीकास्ट करते हैं प्रोग्राम को, उन चैनल्स में जो वीडियो दिख रहे होते हैं उन्हें आप सिर्फ देख सकते हो, उनको दूसरी ओर से आप एक्सेस नहीं कर सकते कि उन वीडियोस में कोई भी चेंजेस आप कर पाएँ। और जो टेलीविजन स्टेशंस होते हैं उनको आप उसी माध्यम के जरिए उनको कोई भी मैसेज दे पाए, ये सब आप नहीं कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। यानी सिर्फ ए टू बी डाटा का ट्रांसफर होता है, बी टू ए नहीं हो सकता है। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि अगर ए से बी की ओर अगर डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो बी से ए की ओर डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है जब तक कि ए से बी की ओर डाटा ट्रांसफर खत्म ना हो जाए। और जब ए से बी की ओर डाटा ट्रांसफर खत्म हो जाता है तो बी से ए की ओर होता है, तो ए से बी की ओर डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जैसे इसका एक उदाहरण है वॉकी टॉकी, जिसमें अगर एक तरफ कोई भी मनुष्य बोल रहा है तो दूसरी तरफ वाला सिर्फ उसे सुन पाएगा और उसमें कुछ पहले नहीं बोल पाएगा। और वो जब ओवर बोलता है तो दूसरी तरफ वाला अब बोल सकता है और पहली तरफ वाला अब सुन सकता है। अब पहली तरफ वाला तब तक नहीं बोल सकता है जब तक दूसरी तरफ वाला ओवर ना बोल दे। तो ये होता है डाटा ट्रांसमिशन का हाफ डुप्लेक्स मोड। लेकिन फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों तरफ से एक समय पर डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है। इसमें सिम्युल्टेनियसली यानी एक साथ दोनों ओर से डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे कोई भी रोड होती है तो उसमें दोनों तरफ से गाड़ियां एक ही टाइम पर आ जा सकती हैं, तो वो होता है फुल डुप्लेक्स मोड, यानी एक समय पर एक ही साथ दोनों ओर से डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है। आप ट्रांसमिशन की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, जिसका डाटा कम्युनिकेशन में मेजर रोल होता है। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड को बैंडविड्थ में नापा जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, बैंडविड्थ इज अ डाटा ट्रांसमिशन रेट दैट टेल्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बिट्स पर सेकेंड, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड अलोंग अ चैनल। बैंडविड्थ यानी डाटा ट्रांसमिशन रेट को बिट्स पर सेकेंड में नापा जाता है, जो ट्रांसमिशन पूरे चैनल में होता है, यानी किसी भी माध्यम में होता है। और ये आमतौर पर किलोबाइट्स पर सेकेंड, यानी 1000 बिट्स पर सेकंड या मेगाबाइट्स
एमबीपीएस मिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड की रफ्तार में होता है। यानी इनको मेनली केबीपीएस और एमबीपीएस से नापते हैं। यानी डाटा ट्रांसमिशन के रेट को केबीपीएस और एमबीपीएस में नापते हैं, जिसे बैंडविड्थ कहते हैं। डाटा ट्रांसमिशन रेट यानी बैंडविड्थ को सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल ओवरहेड्स करते हैं। यानी उनकी रफ्तार सॉफ्टवेयर से कम या ज़्यादा हो सकती है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट यानी सम सैंपल ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड इसको पढ़ते हैं। सैंपल्स देखते हैं इसके बारे में। ट्रांसमिशन स्पीड के सैंपल्स देखते हैं कि किसमें क्या स्पीड होती है। डायल अप मॉडेम्स आर जनरली कैपेबल ऑफ मैक्सिमम बिट रेट ऑफ 56 केबी पर सेकंड यानी किलोबाइट्स पर सेकंड एंड रिक्वायर द फुल यूज ऑफ टेलीफोन लाइन वेरियस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज सपोर्ट एटलीस्ट डबल दिस बैंडविड्थ। डायल अप मॉडेम से टेलीफोन लाइंस के जरिए हम इंटरनेट यानी नेटवर्क का कनेक्शन लेते थे पहले, जिसकी स्पीड 56 किलोबाइट्स पर सेकंड होती थी। पहले के ज़माने में टेलीफोन लाइंस होती थी जो तारों के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्शंस जुड़े होते थे। उन्हीं के द्वारा हम डायल अप मॉडेम्स के जरिए इंटरनेट का कनेक्शन अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ले पाते थे। इनकी स्पीड 56 किलोबाइट्स पर सेकंड थी और उसकी बजाय वेयर एज ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज में 256 केबी पर सेकंड स्पीड आई, जो डायल अप कॉन्सेप्ट से डबल से भी ज़्यादा है। यानी जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता है उसकी स्पीड 256 केबी पर सेकंड से भी तेज है और ये उससे बहुत ही अधिक है। अब पढ़ते हैं नेटवर्क के पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग के बारे में। दिस टर्मिनोलॉजी हैज स्टार्टेड फ्रॉम टेलीफोन नेटवर्क where switching offices were placed having switches that were used to create connection from one source to destination। इन टर्मिनोलॉजी यानी इन शब्दों का इस्तेमाल टेलीफोन नेटवर्क के समय में होता था, जब स्विचिंग ऑफिसेस होते जिनमें स्विचेस होते थे जो एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक के कनेक्शंस को बनाते थे और वही नेटवर्क्स का काम करते थे, यानी इंटरनेट के कनेक्शन का, जिसमें सर्किट स्विचिंग शामिल होती थी। सर्किट स्विचिंग के जरिए बात करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफ़र के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक के कनेक्शंस बनाए जाते थे जिनसे सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जा सके, और ये तारों के माध्यम से होता था। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू मेक टेलीफोन कॉल द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्विचिंग एंड इज अवेलेबल फॉर द होल कम्युनिकेशन। जब भी आप टेलीफोन कॉल के जरिए स्विचिंग के जरिए कनेक्शंस को बनाते थे तो वह पूरे कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए उपलब्ध होती थी। जब तक आप बात करना चाहें तब तक उससे आप बात कर सकते हैं। सुबह से शाम तक भी आप उससे बात कर सकते थे, जब तक कि वह सर्किट स्विचिंग आप ऑफ न कर दें यानी बंद न कर दें। वेयर एज इन पैकेट स्विचिंग अ मैसेज इज ब्रोकन इन स्मॉल पैकेट विच आर हैंडेड ओवर फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू मैनी स्मॉल स्टेप्स। इसके बजाय पैकेट स्विचिंग में एक मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिया जाता है और वो नेटवर्क्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पैकेट्स के फॉर्मेट में पहुंचते हैं और उन्हें कई छोटे छोटे स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन सर्किट स्विचिंग में ऐसा नहीं था, उसमें आप एक दूसरे से लगातार बात कर सकते हैं और उसमें कोई भी डिले नहीं होता था क्योंकि वो तारों के माध्यम से होता था। आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ और भी जानना चाहिए, जैसे अ कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर्स दैट द कंप्यूटर्स मस्ट समवन हाउ बी कनेक्टेड विद ईच अदर, कि वह एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होने चाहिए। इसके लिए आपको फिजिकल कनेक्शन की आवश्यकता होती है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में होता है। ये फिजिकल वायर्ड मीडिया यानी वायर माध्यम से हो सकता है और वायरलेस माध्यम से भी हो सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप वायर के माध्यम से कनेक्शन को बना सकते हैं और वायरलेस के माध्यम से भी कनेक्शंस को बना सकते हैं और इनमें टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। और इन कनेक्शंस के जरिए डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। और एक और टॉपिक है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सचेंज कर पाएंगे, इसके बारे में भी जानना चाहिए। इसके लिए हमें प्रोटोकॉल्स और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के शब्दों में इसको समझना पड़ेगा और इन शब्दों की हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा ट्रांसमिशन चैनल्स और डाटा ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में समझने में। अब पढ़ेंगे डाटा ट्रांसमिशन चैनल्स के बारे में। अगर इसको सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है डेटा संचार के माध्यम। द डेटा ट्रांसमिशन हैज़ टू बी डन ओवर अ ट्रांसमिशन चैनल और मीडिया, यानी डेटा का ट्रांसमिशन किसी चैनल या मीडिया यानी माध्यम के द्वारा होता है। यानी एक से दूसरी जगह डेटा को भेजना है। डेटा मतलब जैसे वीडियोस, फोटो, टेक्स्ट यानी मैसेज, कुछ भी हो तो उसको डेटा कहते हैं। उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइसेस में भेजना उसको कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन।
डेटा का ट्रांसमिशन दो प्रकार से होता है, गाइडेड चैनल्स के माध्यम से और अनगाइडेड चैनल्स। इन्हें आप गाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं और अनगाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं गाइडेड मीडिया के बारे में। गाइडेड मीडिया प्रोवाइड अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। ये दो डिवाइसेस के बीच में भौतिक कनेक्शन स्थापित करती है। गाइडेड मीडिया का मेन मतलब होता है तारों के माध्यम से संचार होना, और अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस, यानी उसमें डेटा संचार के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माध्यम होते हैं। गाइडेड मीडिया में कुछ भौतिक लिमिट्स होती हैं। गाइडेड मीडिया में डेटा सिग्नल्स एक से दूसरी जगह डायरेक्ट जाते हैं, यानी जिस जगह पर भेजना है उस जगह पर आप तार कनेक्ट कीजिए और वहां पर वो चले जाएंगे। और इसके कुछ भौतिक लिमिट्स भी होती हैं। गाइडेड मीडिया के यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में पढ़ेंगे और ऑप्टिक फाइबर केबल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ना कि गाइडेड मीडिया तारों के माध्यम से होने वाले संचार को कहते हैं, जिसमें केबल्स का काम होता है, और ये केबल्स कई प्रकार की होती हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम गाइडेड मीडिया को बांटते हैं। तो अब सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में इसमें पढ़ते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल इज स्टिल द मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन मीडिया। इसका मतलब है इन केबल्स का इस्तेमाल आमतौर पर ट्रांसमिशन मीडिया यानी संचार माध्यम में किया जाता है। इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं। वैसे कंडक्टर का मतलब होता है चालक। अब जैसे कॉपर है वो एक गुड कंडक्टर है। इसके विपरीत बैड कंडक्टर्स होते हैं जैसे प्लास्टिक, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और ये ट्विस्टेड पेयर नॉर्मली कॉपर के बने होते हैं। हर कंडक्टर पर यानी हर एक कॉपर के वायर पर प्लास्टिक का इंसुलेशन यानी प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, और ये दोनों एक दूसरे में ट्विस्टेड होते हैं यानी एक दूसरे से लिपटे होते हैं। इनके एक दूसरे में ट्विस्टेड होने के कारण बाहरी कई सारी बाधाओं से ये सुरक्षित हो पाते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत ही कम रेंज के लिए होता है, और ज़्यादा होने पर आपको कॉस्ट भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी अगर अच्छे से इनको वर्क कराना है। अगर इनके बाहर धात्विक आवरण लगाया जाता है तो इनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। शील्डेड वायर्स आर मच मोर रेजिस्टेंस टू थर्मल नॉइज। बाहर इनके धात्विक आवरण होने के कारण इनमें कोई भी गर्मी के कारण प्रॉब्लम नहीं आती है। नॉइज मतलब एक तरह से बाहरी प्रॉब्लम्स जो तार पर इफेक्ट डालती हैं। और इनका इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी होता है, जैसे टेलीफोन लाइंस विच आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एज लार्जर केबल कंटेनिंग न्यूमेरस ट्विस्टेड पेयर्स। ये टेलीफोन लाइंस पहले होती थी जब ये टावर्स और नेटवर्क कनेक्शन ये सब नहीं था, तो टेलीफोन लाइंस के लिए बड़े बड़े केबल्स का इस्तेमाल होता था। उसमें हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता था और वो बहुत ज़्यादा महंगा होता था। फिर अब तो टावर्स की मदद से एक जगह पर टावर लगा दिया जाता है, तो उससे बहुत सारे लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले टेलीफोन लाइंस के जरिए इंटरनेट का कनेक्शन होता था और उसकी स्पीड भी बहुत कम होती थी। इसलिए मैंने बोला कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छी होती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये अच्छी नहीं होती है। इनसे स्पीड भी बहुत कम होती है और ये बहुत सारी वैरायटीज में आती हैं, लेकिन इनकी दो कैटेगरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कैटेगरी 3 और कैटेगरी 5, जिनमें बाहरी बाधाएं कम प्रवेश कर पाती हैं और इनसे सिग्नल की क्वालिटी भी बेटर आती है। ट्विस्टेड पेयर केबल का एक तो उदाहरण हो गया टेलीफोन लाइंस, और दूसरा कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होता है, जैसे प्रिंटर को सीपीयू से कनेक्ट करने में, मॉनिटर और सीपीयू को एक दूसरे से कनेक्ट करने में, और भी इसके कई अन्य उदाहरण हैं। अब चलिए पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर ऐसी केबल्स होती हैं जिनके अंदर प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर के एक छोर से दूसरी छोर तक आराम से जा सकता है। इसी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल फाइबर को संचार का एक माध्यम बनाया, जिसमें हम लाइट की स्पीड से डेटा को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाते हैं। आप लाइट की स्पीड तो जानते ही है ना कि कितनी तेज होती है। सबसे ज़्यादा तेज लाइट की स्पीड होती है। इसी के कारण आप कोई भी डेटा आसानी से एक ही क्लिक में इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर पाते हैं। ये समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाती हैं, जिनसे एक से दूसरे देश में इंटरनेट का आदान प्रदान हो सके। ये केबल्स समुद्र के माध्यम से एक से दूसरे देश को कनेक्ट करती हैं। इन्हीं केबल्स के माध्यम से इंटरनेट का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और चाहे जिस भी देश में डेटा हो उसको तुरंत किसी दूसरे देश में बैठे यूजर तक पहुंचाती हैं। और ये काम लाइट की स्पीड से होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, अगर आप YouTube के वीडियोस पर एक बार क्लिक करते हैं, वैसे ही वह चालू हो जाता है। YouTube का डेटा सारा अमेरिका में स्टोर है, लेकिन वहाँ का डेटा हमें तुरंत दिखाई पड़ता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की वजह से संभव हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर किसी भी देश या फिर द्वीप को एक दूसरे से जोड़ती हैं, और फिर उस देश में वो डेटा राउटर और नेटवर्क स्टेशंस और टावर्स के माध्यम से एक से दूसरी जगह उनको फैलाया जाता है। एक से दूसरी जगह उनको वेव फॉर्मेट में फैलाया जाता है।
जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर की संरचना को पढ़ लेते हैं। आप ये इंग्लिश में जो भी लिखा है इसको आप पढ़ सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। आप इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें एक बीच में कोर होता है, यानी जिसमें डेटा प्रकाश की कोई भी किरण एक से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है, और इसके बाहर कांच की क्लैडिंग होती है जिसे कांच के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर और बाहर दोनों पार्ट पारदर्शी कांच या फिर प्लास्टिक के पदार्थ का बना होता है। और जो समुद्र में केबल बिछाई जाती है उनकी सुरक्षा के लिए उन केबल्स के बाहर बहुत सारे सुरक्षा आवरण लगे होते हैं जो आप इन चित्र में देख सकते हैं। जैसे आप इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें सबसे बाहरी ओर पानी के अवरोध के लिए पॉलीथीन लगी होती है जो स्टील की वायर्स को रोकने के लिए काम देता है। स्टील की वायर्स केबल्स को मजबूती देती हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि ये कैसे लगी हुई है। और उसके बाद में एल्यूमिनियम वाटर बैरियर की एक परत होती है जो अगर बाहरी परत को कोई नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है, एल्यूमिनियम वाटर बैरियर की परत उस पानी को रोक देती है। यानी ये दूसरा सुरक्षा कवच है जो पानी को रोकता है। और उसके बाद में पॉलीकार्बोनेट की एक परत होती है, और उसके बाद में फिर कॉपर एल्यूमिनियम का ट्यूब होता है जो बाहर से पानी और किसी भी तरह आग और ऐसे प्रभाव को रोकता है। और इन सब के बाद में फिर ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल होती हैं। इसमें सबसे बीच में स्टील की एक वायर होती है जिसके चारों ओर कुछ केमिकल लगा होता है, और उसी के चारों ओर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगी होती हैं। इन सब सुरक्षा कवचों के बीच में ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल होती हैं। केबल्स तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनका सुरक्षा घेरा इतना ज़्यादा होता है कि इनमें कॉस्ट की बहुत लागत आती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। आप इस दूसरे चित्र में भी ऑप्टिकल फाइबर की संरचना को देख सकते हैं। इसमें सबसे अंदर स्टील की एक वायर है जिसके चारों ओर कुछ केमिकल या किसी पदार्थ की परत है, और उसके बाद में फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं। और ये केबल्स कई सारे बाहरी सुरक्षा कवचों के बीच में घिरी हुई हैं जिससे इन्हें कोई भी नुकसान आसानी से ना हो सके। अब इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। हायर बैंडविड्थ का मतलब है डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड से, यानी इनकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 100 GB पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह 100 GB डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और दूसरा इनका लाभ है लेस सिग्नल एटेन्यूएशन, यानी इनमें डेटा सिग्नल्स का क्षीणन बहुत कम होता है, मतलब कोई भी बाहरी बैड इफेक्ट उसमें नहीं प्रवेश कर पाएगा, जिससे वो एकदम सेफ होंगी। इनका इस्तेमाल 50 किलोमीटर तक विदाउट रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब कि इनको 50 किलोमीटर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी डाटा के लॉस के। फिर 50 किलोमीटर के बाद में आप उस डेटा को बूस्ट करके फिर से दूसरे फाइबर केबल्स में उसको भेज सकते हैं। और ये बाहरी तरंगे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से सुरक्षित होती हैं। इनका वेट कॉपर के केबल से कम होता है और ये कॉपर केबल से ज्यादा सुरक्षित होती हैं। अब इनके डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं, यानी इनकी हानियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस पर पढ़ते हैं। इट नीड्स एक्सपर्टाइज विच इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। इसका मतलब है इनको एक्सपर्टाइज वातावरण या फिर एक्सपर्ट के द्वारा ही ये कनेक्ट किए जा सकते हैं, और ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, जबकि हमें बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए 2 फाइबर्स की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है इनके अंदर जो लाइट होती है, अगर वो दूसरी ओर से निकल रही है तो वह लाइट किसी भी ओर जा सकती है, तो उसको हमें दूसरी केबल में जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कॉपर वायर्स के मुकाबले में, जिससे वो लाइट एक ही डायरेक्शन में उस केबल से दूसरे केबल में जा सके और बीच में वो लाइट कहीं भी प्रतिकर्षित ना हो। और इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये ज्यादा महंगी होती है। अनगाइडेड मीडिया के बारे में अब पढ़ते हैं। वैसे अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि अनगाइडेड मीडिया क्या होती है। अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस माध्यम, यानी इसमें माध्यम के रूप में वायर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसमें डाटा के ट्रांसमिशन के लिए वेव का इस्तेमाल होता है, यानी तरंगों का, जैसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव आदि। और ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अनगाइडेड मीडिया के 3 उदाहरण को हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। इन 3 माध्यम को हम पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनका इस्तेमाल डाटा के ट्रांसमिशन के लिए होता है। अब सबसे पहले रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक नॉर्मली होती है। उन्हें रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगे कहते हैं। और रेडियो वेव्स को जनरेट करना आसान होता है, बिल्डिंग्स के आर पार भी आसानी से जा सकती हैं। इसीलिए इन तरंगों का इस्तेमाल ज्यादातर कम्युनिकेशन के माध्यम में होता है। ये ओमिनी डायरेक्शनल होती हैं, यानी सर्वदिशात्मक, यानी ये तरंगे किसी भी दिशा में ट्रैवल कर सकती हैं। इनका इस्तेमाल
एनालॉग सिग्नल के रूप में एनालॉग इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक पाने के लिए होता है। इनका इस्तेमाल समुद्र की लॉन्ग डिस्टेंस रेंज में भी होता है, जिससे केबल्स का खर्चा कम हो जाता है और यही इसके आकर्षण का मुख्य केंद्र बनता है। केबल्स के मुकाबले में बहुत ही कम होती है और इन्हें इंस्टॉल करना भी इजी होता है। रेडियो नेटवर्क की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली फॉर्म सेलुलर रेडियो है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क में होता है और ये VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करती हैं। एंड सब डिवाइड देयर कवरेज एरिया इनटू कॉन्सेप्चुअल सेल्स। कॉन्सेप्चुअल सेल्स में अपने डेटा को सब डिवाइड करती हैं, यानी कुछ हिस्सों में बांट देती हैं, और इनके हर सेल लिमिटेड एरिया को रिप्रेजेंट करती है, जिसे लो पावर ट्रांसमीटर और रिसीवर स्टेशंस के द्वारा बूस्ट किया जा सकता है और उनका उपयोग किया जाता है। ये बिल्डिंग के आर पार आसानी से जा सकती हैं। ये मल्टीकास्टिंग के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, जैसे AM एंड FM रेडियोज, कॉर्डलेस फोन्स एंड पेजिंग में भी इनका इस्तेमाल होता है। इनका एक उदाहरण है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज वेरी पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ रेडियो ट्रांसमिशन इन फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 2400 टू 2480 मेगाहर्ट्ज। ब्लूटूथ का इस्तेमाल कुछ मीटर्स की दूरी तक डाटा के ट्रांसमिशन के लिए होता है और ये 2400 से 2480 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं। अब पढ़ते हैं माइक्रोवेव्स के बारे में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जो 1 से 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करती हैं। माइक्रोवेव्स यूनिडायरेक्शनल होती हैं, दैट इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटेनास नीड टू बी अलाइंड। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल रेडियो ट्रांसमिशन में होता है। ये कई किलोमीटर दूरी तक जा सकती हैं। ये डाटा के ट्रांसमिशन में गीगाहर्ट्ज रेंज में ऑपरेट होती हैं, इन ऑर्डर ऑफ 100 Mbps पर सेकेंड, इन ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ Mbps पर चैनल। ये चैनल यानी उसी तरह की प्रणाली के माध्यमों में सैकड़ों Mbps की रफ्तार से डाटा का ट्रांसमिशन होता है। इसके मुख्य यूजर्स टेलीकम्युनिकेशन कैरियर्स एंड TV स्टेशंस हैं, जो माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव सिस्टम की महत्वपूर्ण फॉर्म सैटेलाइट सिस्टम है, विच इज एसेंशियली अ माइक्रोवेव सिस्टम प्लस ए लार्ज रिपीटर इन द स्काई एज शोन इन फिगर 1.5। यानी ये जो सैटेलाइट सिस्टम होता है, ये माइक्रोवेव सिस्टम पर कार्य करता है। इसमें चैनल का यह मतलब होता है कि एक तरह के माध्यम जो कई सारे हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर हाई बैंडविड्थ, satellites are capable of supporting an enormous number of varieties of channels including TV, telephone and data। यानी इन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल इन तरंगों की बैंडविड्थ यानी इनका डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड ज्यादा होने के कारण कई तरह के चैनल्स और टीवी और टेलीफोन और डाटा का ट्रांसमिशन बहुत ही आसानी से होता है। सैटेलाइट सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेज होती है, जैसे इसमें लागत ज्यादा आती है और इसका लाइफ टाइम भी लिमिटेड होता है। कुछ ही दशकों तक ये सैटेलाइट सिस्टम कार्य कर सकते हैं और इनका मेंटेनेंस भी नहीं हो पाता है और फिर चेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स तो हैं, लेकिन ये बिल्डिंग्स के आर पार नहीं जा सकती हैं। अब पढ़ते हैं इंफ्रारेड तरंगों के बारे में। इंफ्रारेड सिग्नल्स रेंज बिटवीन 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज, यानी इन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी की रेंज 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होती है। इनका इस्तेमाल शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशन यानी संचार में होता है और ये दीवारों को भी क्रॉस नहीं कर पाती हैं। ये ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स के जरिए जनरेट और रिसीव की जाती हैं। ये हमारे लिए एक सस्ते विकल्प के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं अन्य मेथड्स के मुकाबले में, क्योंकि इनमें कोई भी ज्यादा आवश्यक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है और इनमें केबलिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई भी वायर्स की आवश्यकता नहीं होती है और इनमें डाटा ट्रांसमिशन के रेट ट्विस्टेड पेयर्स के ही समान होते हैं। फिर भी इसका उपयोग लिमिटेड है, क्योंकि इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा दूरी तक नहीं कर सकते हैं। ये शॉर्ट रेंज तक ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, लगभग 1 किलोमीटर की रेंज तक। वन रिसेंट यूज ऑफ इंफ्रारेड हैज बीन फॉर इंटरफेसिंग हैंड हेल्ड एंड पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू लोकल एरिया नेटवर्क एज शोन इन फिगर 1.6। आप इसमें देख सकते हैं कि लैन नेटवर्क में इंफ्रारेड तरंगों का इस्तेमाल हुआ है और लैन नेटवर्क में इंफ्रारेड तरंगों का इस्तेमाल होता भी है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के कुछ समान उदाहरण जैसे कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर्स ये इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। आप नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि कंप्यूटरों के परस्पर कनेक्शन से बना स्ट्रक्चर। इनमें 3 मुख्य टोपोलॉजीज बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन टोपोलॉजीज का मतलब समझ लेते हैं।
नेटवर्क टोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट और मैपिंग ऑफ द एलिमेंट्स, लिंक्स, नोड्स। एलिमेंट में कोई भी लिंक्स हो सकते हैं या फिर नोड्स हो सकते हैं, यानी तारों के छोर और जहाँ पर कनेक्ट करना है उस स्थान को लिंक बोलते हैं। और भी कई अन्य एलिमेंट हो सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ हुआ कि नेटवर्क टोपोलॉजी नोड्स के बीच में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट और मैपिंग की स्टडी होती है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर के लिए नेटवर्क को और बेहतर बनाने की एक प्लानिंग है। टोपोलॉजीज फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरह की हो सकती हैं। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क बनाने के लिए डिजाइन, जिसमें डिवाइसेस, लोकेशन और केबल का इंस्टॉलेशन होता है, यानी केबल्स को किस तरह से, किस डिवाइस से और किस लोकेशन पर लगाना है, ये सब भौतिक टोपोलॉजी के अंतर्गत होता है। और दूसरी ओर लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी का अर्थ होता है कि कितना डाटा उससे ट्रांसफर हो रहा है। ये 3 तरह की टोपोलॉजीज होती हैं जो अभी मैंने आपको बता भी दिया है। ये टोपोलॉजीज अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनमें मैंने आपको 3 टोपोलॉजीज के बारे में बता भी दिया, जिनको अभी हम पढ़ेंगे भी। लेकिन कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे बस, रिंग, ट्री, मेश, ऐसे बहुत सारी होती हैं। अब बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड है। इसमें एक मेन वायर है और उसी एक वायर में हर एक कंप्यूटर अलग अलग कनेक्टेड है। ये स्ट्रक्चर बस टोपोलॉजी का है। बस टोपोलॉजी इज अ सिंगल कॉमन कम्युनिकेशन टू विच ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टेड। मतलब कि इसमें एक सिंगल ही वायर होती है जिससे कनेक्शंस होते हैं। आप इसके स्ट्रक्चर को तो देख ही रहे हैं कि ये कैसे कंप्यूटर्स जुड़े हैं। तो आप ये जो इंग्लिश में लिखा है तो इनका सबका मतलब तो समझ ही सकते हैं। इट हैज सिंगल लेंथ में है और ऑफ केबल विद अ टर्मिनेटर एट ईच एंड एज शोन इन द फिगर 1.7, जो इस चित्र में दिखाया हुआ है। ये टोपोलॉजी पैसिव टोपोलॉजी होती है, जिसका मतलब होता है एक समय में कोई एक ही कंप्यूटर मैसेज को सेंड कर सकता है, और इसी के कारण इस टोपोलॉजी की स्पीड स्लो होती है। और इनमें जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हर एक नोड यानी कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस रखता है और उन मशीनों में डाटा के फ्लो को मैनेज करता है। ये सबसे सिंपल होती है जो लैन नेटवर्क से इंस्टॉल की जाती है। और ये जो नीचे लिखा है इसको आप पढ़ लो, क्योंकि ये जो मैंने ऊपर बताया है उसी के अनुसार ये सब नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके लाभ यानी एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज सिंपल, रिलायबल एंड इजी टू बी यूज्ड इन अ स्मॉल साइज लोकल एरिया नेटवर्क, कि आप इसको लाइन नेटवर्क से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम केबल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इसका खर्च भी कम होता है और इसको आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत ही सरल होता है, जो कनेक्टर्स की मदद से आप जितने चाहे उतने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर कोई भी कंप्यूटर खराब होता है तो किसी दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा, तो इसका किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि एक समय में एक ही कंप्यूटर सिर्फ डाटा को भेज सकता है। ये ज्यादा हैवी लोड होने पर स्लो हो जाता है। जितने ही कंप्यूटर्स आप इसमें ऐड करते जाएंगे उतनी ही इसकी परफॉर्मेंस स्लो होती जाएगी। ये इसका तीसरा डिसएडवांटेज है। और इसमें टर्मिनेटर्स जरूरी होते हैं। अब रिंग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। आप इस फिगर में रिंग टोपोलॉजी का चित्र देख सकते हैं। इसमें वायर का कोई भी एंड नहीं होता है। एक कंप्यूटर दो अन्य कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं और ये एक अंगूठी टाइप का शेप बनाते हैं। रिंग टोपोलॉजी इज आल्सो नोन एज सर्कुलर टोपोलॉजी। इसे सर्कुलर टोपोलॉजी कहते हैं और ये लगभग बस टोपोलॉजी के समान ही होती है कि इसमें नोड्स सर्कल के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं और हर एक कंप्यूटर अपने दो पड़ोसी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण इनके नोड्स का कोई भी अंत नहीं होता है। डाटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम वन ऑफ द नेबर नोड्स एंड इज ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड टू अनदर नोड। अगर इसमें मान ली ये वाला आपका कंप्यूटर है, इसको इस कंप्यूटर में कोई भी डाटा भेजना है तो उससे पहले उस डाटा को या तो इसे देना पड़ेगा, या तो इसे देना पड़ेगा और फिर यहाँ से ये डाटा इसको देगा, जिससे डाटा नोड टू नोड यानी रिंग में ही चलता रहता है। इसलिए हर एक कंप्यूटर जिसे जो प्राप्त हुआ है उसको आगे भी भेजना पड़ता है। रिंग एक एक्टिव नेटवर्क होता है जिसमें सिग्नल लॉस प्रॉब्लम्स का सब्जेक्ट नहीं होता है और इसमें कोई भी टर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि इनके छोर का कोई अंत नहीं होता है, यानी इनके नोड्स का कोई भी अंत नहीं होता है। ये टोपोलॉजी पीर टू पीर नेटवर्क में पाई जाती है। इसमें हर मशीन डाटा को मैनेज करती है, जिसमें डाटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फाइल्स का होता है। इस तरह की टोपोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स हैं IBM टोकन रिंग और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस यानी FDDI। अब इसके एडवांटेज पढ़ते हैं यानी लाभों के बारे में पढ़ते हैं। इट इज एन ऑर्डरली नेटवर्क वेयर एवरी डिवाइस हैज एक्सेस टू द टोकन कंट्रोल सिग्नल and the opportunity to transmit, because every computer is given equal access to the token. No computer can monopolize the network. इसमें हर
हर एक डिवाइस के पास टोकन होता है कि वह सिग्नल को कंट्रोल कर सके और उन सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर कर सके। ये हैवी नेटवर्क लोड में भी स्टार टोपोलॉजी से बहुत अच्छा वर्क करता है। स्टार टोपोलॉजी के बारे में अभी पढ़ेंगे और इसमें टोकन रिंग का इस्तेमाल करके बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है और इसमें नेटवर्क सर्वर की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हर एक कंप्यूटर ही डाटा का मैनेजर होता है और सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें नेटवर्क अडाप्टर कार्ड और मल्टी एक्सेस यूनिट्स का इस्तेमाल होता है जो बहुत महंगे होते हैं ईथरनेट कार्ड्स और हब्स की तुलना में जो बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। ईथरनेट नेटवर्क नॉर्मल लोड में बहुत फास्ट होता है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। इसमें कंप्यूटर के एरर्स को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है और अगर इसमें कोई भी एक नोड खराब हो रहा है तो फिर पूरे नेटवर्क में खराबी आ जाती है और कोई भी कंप्यूटर सही से कार्य नहीं करता है। अब पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। In star topology, each computer on a network communicates with a central hub, also called as a concentrator, that resends the message either to all computers or only to the destination computer. आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें एक सेंट्रल सर्वर है जिससे सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। इस सेंट्रल हब को कंसंट्रेटर भी कहते हैं जो हर एक उस कंप्यूटर को मैसेज देता है जो कंप्यूटर उस मैसेज को पाना चाहता है और जिस कंप्यूटर को वो मैसेज भेजना चाहता है तो वो मैसेज वो दोबारा भी भेज सकता है। उसको भेजने के लिए उसको सबसे पहले सेंट्रल सर्वर को भेजना पड़ेगा, फिर सेंट्रल सर्वर उस मैसेज को दूसरे कंप्यूटर्स को भेजेगा जिस कंप्यूटर को आप भेजना चाहते हैं और इसका कनेक्शन का मैनेजमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे समझ लीजिए 4 कमरे हैं और चारों कमरे सीरियल वाइज एक के बाद एक हैं। उनमें से 3 कमरों में एक एक कंप्यूटर रखा हुआ है और सबसे लास्ट वाले कमरे में उनका सर्वर है क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अनुसार सारे कंप्यूटर सिर्फ सेंट्रल सर्वर से ही कनेक्टेड होंगे। इसलिए हर एक कंप्यूटर के लिए एक वायर हमको चाहिए होगा जिससे वो सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट हो पाए। तो वो उन हर एक कंप्यूटर के लिए एक एक वायर लाना पड़ेगा। हम एक ही वायर से उन सबको इस टोपोलॉजी के कारण उनको एक वायर से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग वायर्स होंगे। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसमें बहुत सारे हब्स की जरूरत पड़ती है जिससे बहुत सारे केबल्स जुड़ पाए, जिससे अगर इसका नेटवर्क बड़ा बनना है तो उसके लिए हमको अलग से हब लगाने पड़ेंगे और अधिक वायर्स की आवश्यकता होगी जिनसे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर पाए और इसी कारण इनके हार्डवेयर और केबलिंग की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है। अब स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज मोर रिलायबल। यह बहुत ही ज्यादा रिलायबल होता है दूसरी टोपोलॉजीज के मुकाबले में। इसको आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम आसानी से डिटेक्ट हो जाती है और एक कंप्यूटर के खराब होने से किसी अन्य कंप्यूटर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इनके कंप्यूटर्स को रिप्लेस और दूसरे कंप्यूटर को इंस्टॉल करना भी आसान होता है और हब के जरिए हम इनमें मल्टीपल केबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं जिससे वो सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क पर कार्य कर सकें और इस टोपोलॉजी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इनमें केबल्स की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है और इनमें बहुत ही ज़्यादा केबल्स का इस्तेमाल होता है। इनमें सेंट्रल सर्वर पर ही सारा कुछ डिपेंड होता है। अगर सेंट्रल सर्वर खराब होता है तो सारा सिस्टम ठप पड़ जाता है। और लास्ट है, मैनी स्टार नेटवर्क्स रिक्वायर अ डिवाइस एट द सेंट्रल पॉइंट टू रीब्रॉडकास्ट और स्विच द नेटवर्क ट्रैफिक। मतलब इस टोपोलॉजी में नेटवर्क ट्रैफिक को रीब्रॉडकास्ट और स्विच करने के लिए हमें दूसरे डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है।